नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके परिचय के बारे में देखेंगे। आज देखेंगे वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं और वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इधर एक वृत्त बना रखा है। इस वृत्त में देखेंगे तो कौन कौन से बिंदु हैं, इन सब बिंदुओं को समझेंगे। फिर उसके बाद इस पाठ के सूत्रों को और इसके पाठ के क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिधि। परिधि के बारे में, परिधि क्या होती है। तो परिधि वृत्त का इस पॉइंट से लेकर के, मान लो कोई ये पॉइंट है, यहाँ से पूरा ये एक बड़ा सा चाप, पूरा पूर्ण चाप को परिधि कहा जाता है। ये वृत्त का परिधि होता है। ये होता है उसका केंद्र होता है। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ए। तो इसके बाद देखेंगे परिधि क्या होता है। ये पूरा एरिया होता है किनारे किनारे का। और केंद्र क्या होता है, जो बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है, इसे केंद्र कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आया। त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु के बीच की दूरी को, मान लो ये तो कोई दूरी है और इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो होती है इसे त्रिज्या को कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से। इसी को बोला जाता है त्रिज्या। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद दिया गया है चाप। चाप क्या होता है, तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, मान लो ये ए दिया गया है और यहाँ पर मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को। तो यहाँ से यहाँ तक एक जो आया हुआ है परिधि की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, दूसरा पेन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है इसे बोला जाता है चाप। चाप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। अब देखेंगे यहाँ ए से बी की जो दूरी है इसे हम बोलेंगे लघु चाप। चाप के प्रकार में तो एक होता है लघु चाप और दूसरा होता है दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। अब ये जो एरिया पूरा बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे, जहाँ पर कोई ओ मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे बोलेंगे क्या, ये होता है दीर्घ चाप। यहाँ से जैसे इसे हम मान सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, ये ओ ए बी क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। तो चाप समझ में आ गया होगा। लघु चाप जो छोटा एरिया होता है उसे लघु चाप बोलते हैं। जो किनारे की लंबी दूरी होती है उसे दीर्घ चाप कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जीवा। जीवा क्या होता है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, मान लो ये एक बिंदु है या फिर यहीं पर मान लेते हैं एक बिंदु ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के अंदर हो जाती है, ये वाली, इस रेखा को जो दो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है उसे जीवा बोला जाता है। ये क्या है, वृत्त की जीवा है। जीवा, एक वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। मान लो एक जीवा ये हो गई, ऐसे खींच सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर एक जगह प्रच्छेद कर रही, एक पॉइंट पर यहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जीवा। तो वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जीवा समझ में आ गया होगा। जीवा क्या होता है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है।
अब देखते हैं आगे व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है, पर इसमें एक विशेषता होती है कि यह केंद्र से होकर जाती है। ये जैसे मान लो ये केंद्र से होते हुए जाती है। यह व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है, मान लो ये, इसी को बोला जाता है व्यास। ये होता है व्यास। व्यास जो होता है वो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते थे? त्रिज्या। केंद्र से वृत्त की दूरी को त्रिज्या यानी आर बोलते हैं। और इधर भी देखेंगे तो यहाँ, ये भी यहाँ से केंद्र से वृत्त परिधि की दूरी है, तो इसे भी आर बोलते हैं। तो आर और आर मिलाकर 2r हो जाता है। अगर यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे तो यहाँ आर और यहाँ पर आर, तो एक आर और एक आर मिलाकर 2r। तो व्यास को जो प्रदर्शित किया जाता है वो डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर डी बराबर सूत्र होता है तो होता है 2r होता है। क्या होता है? 2r। 2 मतलब r इधर 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 का और इधर का दोनों तरफ का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2r। तो यहाँ पर दो सूत्र याद रखना है, त्रिज्या और व्यास का। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। अगर यहीं पर हमको त्रिज्या का मान निकालना हो तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर देख लेते हैं। अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करना होता है तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यास पहले से लिखा हुआ है, और ये वाला 2 इधर गुणे में है तो उधर जाकर बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में। तो एक सूत्र तो ये याद रखना है, और एक सूत्र ये वाला। ये दो सूत्र जो बेसिक है बिल्कुल। तो त्रिज्या कभी भी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? व्यास का आधा कर देते हैं। जो त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना होता है। ये बात ध्यान रखना है। और व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं कहीं पर डायरेक्ट प्रयोग में कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं त्रिज्या और त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। तो त्रिज्या खंड क्या होता है? ये वाला एरिया, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ वृत्त का वह भाग। त्रिज्या 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। जिसे एक वृत्त बनाया गया है, और वृत्त को हम केंद्र से होते हुए 2 खंडों में विभक्त कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं इनके क्या होते हैं? खंड। एक ये खंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये वृत्त का खंड है, और एक ये खंड है, और ये त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। अब देखिए त्रिज्या खंड 2 प्रकार के होंगे। अगर देखेंगे यहाँ से बांट देंगे तो एक ये त्रिज्या खंड बन जाता है और एक बड़ा वाला बन जाता है। तो बड़े वाले त्रिज्या खंड को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, और छोटे वाले त्रिज्या खंड को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। ये जो रंगा हुआ भाग है, ड्रॉ किया हुआ, ये है लघु त्रिज्या खंड, और ये जो वाइट कलर में है इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड 2 प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के। तो त्रिज्या खंड समझ में आ गया होगा। त्रिज्या खंड तो त्रिज्या 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ लघु भाग होता है उसे लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, और जो वृत्त का बड़ा वाला भाग होता है उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। चलिए आगे हम वृत्त खंड के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर की परिभाषाएं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वृत्त खंड। एक वृत्त को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है? वृत्त खंड। किसी भी वस्तु को 2 खंडों में बांटने को कहते हैं खंड उसके। तो एक वृत्त है, और वृत्त को हमने 2 खंडों में बांट दिया है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ए और ये बी। यहाँ से देखेंगे
दो खंडों में ये वृत्त बटा हुआ है तो इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। अब देखेंगे अगर किसी वृत्त को अगर हम केंद्र से बराबर बांट देंगे, मान लो यहाँ से अगर बांट दिया था तो ये वृत्त के दो खंड हो जाते, लेकिन ये बराबर वृत्तखंड हो जाते। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्तखंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, दूसरा होता है लघु वृत्तखंड। अब देखेंगे वृत्तखंड में देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया जो प्लेन में है ये है दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला एरिया ये है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में केंद्र देखो, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ये जो ड्रॉ किया हुआ है पहले से ये था लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड बड़ा एरिया है और ये लघु वृत्तखंड छोटा एरिया, तो इसे बोलते हैं वृत्तखंड। त्रिज्याखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। अब देखते हैं इनके क्षेत्रफल को निकालने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उन सूत्रों को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं, सूत्र को देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर त्रिज्याखंड की परिभाषा देखेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की परिभाषा देखेंगे तो वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्याखंड कहलाता है। तो त्रिज्याखंड के बारे में बता दिया है, उसकी परिभाषा लिख दिए हैं। अगर सरल भाषा में देखना है तो ये परिभाषा लिखी हुई है। तो वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याओं से और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्याखंड कहलाता है। एक वृत्तखंड में दो त्रिज्याखंड होते हैं, इसको बता ही दिए हैं, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ। ये हरा वाला भाग जो है लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा, ये व्हाइट वाला जो है दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। तो चलिए आपकी जो बुक में है जो सूत्र दिए हैं इन सूत्रों को देखते हैं, और ये सूत्र कैसे बनते हैं अगली वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला सूत्र दिया गया है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण थीटा है और संगत चाप की लंबाई, तो वहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणे 2πr होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो इसमें बात कर रहा त्रिज्याखंड के बारे में, कब, जब जिसकी संगत चाप कोण संगत चाप और लंबाई दी, लंबाई निकालो। उसके बाद ये त्रिज्याखंड आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में दिया हो, अंशों में थीटा है, और उसका क्षेत्रफल, इसमें लंबाई की बात कर रहा है, इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल निकालना हो थीटा बटे 360 गुणे πr² होता है, ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट सूत्र ये दोनों देखते हैं, तीनों सूत्र। पहला क्या दिया गया है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए संगत त्रिज्याखंड बनेगा का क्षेत्रफल निकालेंगे, और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि, तो चलिए देखेंगे। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड के बारे में बताया है। एक वृत्त होता है, वृत्त को दो भागों में बांट देंगे, तो ये बड़ा वाला जो होता है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाता है। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मान लो इस वाले भाग को हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पहले तो यहाँ से एक क्या बनाएंगे, त्रिज्याखंड बनाएंगे। ध्यान से समझना, पहले ये बन जाएगा, यहाँ से एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो ये पूरा वाला जो एरिया बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया, ये यहाँ से पूरा एरिया जो है यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस पूरे भाग का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, मतलब ये जो संगत ये पूरा त्रिज्याखंड, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालें माइनस संगत त्रिभुज का, ये त्रिभुज का निशान बना दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एरिया, ये एक त्रिभुज बन रहा है।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल कर घटा लेंगे। पहले पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ से ये सूत्र बन जाता है क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं सूत्र के बारे में, बताते हैं सूत्र है कौन से। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला जो सूत्र दिया गया है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्याखंड मतलब अगर ये त्रिज्याखंड बना हुआ है, मान लो यहाँ पर देख लेंगे तो ये वाला, ये दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, ये बड़ा वाला भाग। इसकी बात करें तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना होगा, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस वाले त्रिज्याखंड का, ये वाला जो भाग है, इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड निकल आएगा, ये बड़ा वाला एरिया का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर देखें तो अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त के बारे में बताया। वृत्त को दो भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पर मान लो केंद्र है, ये वाला, तो ये तो लघु हो जाता है, ये लघु वृत्तखंड है, और ये ऊपर वाला जो है ये दीर्घ वृत्तखंड है। अगर इस वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या करना होगा, तो पूरे वृत्त का, पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे कौन सा, लघु वृत्तखंड का। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया है क्या करेंगे, ये वाला देखिए। तो संगत त्रिभुज का क्या करते हैं, घटा लेते हैं। पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो ये लघु वृत्तखंड निकल आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम सूत्रों को लिखेंगे और सूत्रों को, जो सूत्र रह गए हैं उनको कैसे प्रयोग करना है और प्रश्नावली में बताएंगे। चलिए।